जय हिंद। देखो, हमने पिछले वीडियो में 10th क्लास ही स्टार्ट की थी। मेरे संसाधन और विकास वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। इस विकास में आगे हम की बातें करते हैं। देखो, संसाधन और विकास, संसाधन की मैंने बात की थी कि मानव की जो भी जरूरत होती है, आवश्यकता की जो भी चीज पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाती है। उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। अब देखो, हम इसी संसाधन के बारे में आगे की बातें करते हैं। देखो, संसाधन हमने पढ़ा था। अब बात करें कि संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग या संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी बहुत ही जैसे संसाधन, सीमित संसाधन, पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी संसाधन है वो सारे के सारे सीमित संसाधन है। उन सीमित संसाधनों को अब हम बहुत ही तीव्र गति के साथ उनका क्या कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो समस्या, पर्यावरणीय समस्या है, बहुत सारी समस्या है ना हमारी पृथ्वी पर हमें दिखाई देगी। अब इन समस्याओं में से देखो, नदन इस्तेमाल करने की वजह से क्या कौन कौन सी समस्याएं आई है, तो पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, ग्लोबल वार्मिंग सबसे पहली समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? देखो, ग्लोबल वार्मिंग उसे कहते हैं जैसे पृथ्वी पर ना तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है। किसकी वजह से? जैसे पृथ्वी पर वायुमंडल है, वायुमंडल में आपको पता होना चाहिए पृथ्वी पर वायुमंडल है। वायुमंडल में जब सूर्य से आने वाली किरणें होती है वो वायुमंडल में प्रवेश करती है, लेकिन वापस CO2 की अधिकता की वजह से वापस दीर्घ तरंगों के रूप में जब नहीं जा पाती है तो इसकी वजह से तापमान बढ़ जाता है। वही ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली बात है, तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ने की वजह से सूर्य के, पृथ्वी का तापमान बढ़ने की वजह से क्या होता है, जल स्तर या मैं कह सकता हूँ ग्लेशियर पिघलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो संसाधनों का अंधाधुंध की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, पारितंत्र या मैं कह सकता हूँ पारिस्थितिक तंत्र को भी खतरा हो सकता है। बहुत सारे हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास में वो संसाधन है उन संसाधनों को हम दोहन करेंगे तो पारिस्थितिक तंत्र भी वो भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा इसकी वजह से। अगला है ओजोन परत में सुराख। देखो, ओजोन परत क्या है? ओजोन परत आपको पता है वायुमंडल में एक समताप मंडल है, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर क्या होती है? सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, आपको पता है, उसको आने से रोकती है, जिसकी वजह से अगर आने से रोकती है कौन सी? ओजोन परत। अब पृथ्वी पर इतना अधिक पर्यावरणीय समस्या आ गई, तापमान ज्यादा बढ़ने लगे हैं। पर्यावरणीय समस्या आने की वजह से पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया है तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि ओजोन परत में छिद्र होने स्टार्ट हो गए। अब छिद्र होने स्टार्ट हो गए तो ओजोन परत से सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो सीधी आएगी, पराबैंगनी किरणें, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां हमें मानव को क्या कर सकती है, ग्रसित कर सकती है, अत्यधिक संसाधनों के दोहन की वजह से। अगला है संसाधन कुछ सीमित लोगों के हाथ में है। देखो, किसी भी देश में हो, ज्यादातर पूंजीवादी में तो होता है ऐसा ही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वालों में, लेकिन फिर भी बहुत सारे देशों में संसाधन कुछ निश्चित व्यक्तियों के हाथों में ही होते हैं। बात समझ रहे हैं इसे? देखो, अमीर और गरीब की खाई यहाँ पर चूड़ी हो जाती है, संसाधन कुछ ही लोगों के हाथ में हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के पास, जैसे मैं कहूँ भारत की 1% आबादी के या 1 से 5% आबादी के पास 99% संपत्ति है, और 99% लोगों के पास, या मैं कह सकता हूँ 95% लोगों के पास कितनी? 1% संपत्ति है। तो ऐसी है, तो संसाधन बहुत ही सीमित लोगों के पास ही में, ये भी एक कारण है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण, अत्यधिक संसाधनों का दोहन करने की वजह से बहुत सारी पर्यावरणीय समस्या आ जाती है। जैसे हम बात करते हैं, खनन करते हैं तो भूमि से संबंधित, इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, इन्हीं संसाधनों का दोहन करके इनको कारखानों में ले जाया जाता है तो वहां पर ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है, तो बहुत सारी समस्याएं होती है इसकी वजह से भी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी इसकी वजह से उत्पन्न हो सकती है। अगला पढ़ेंगे हम इसी में कि इसकी वजह से अगर ये सारी समस्याएं हो रही है तो क्या इनका कुछ उपाय कर सकते हैं? तो उपाय करने के लिए मैं आपको बताऊं, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, आपने कभी नाम सुना होगा पहले। क्या होता है कि हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, अभी मान लेना अभी वर्तमान समय में संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो संसाधनों का उपयोग जो हम कर रहे हैं उसको आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में उपयोग रख के करना चाहिए, जिसकी वजह से उनको भी, उनके लिए भी बच के रखा जा सकता है संसाधनों को। क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया आपको, स्टार्टिंग में ही कहा था कि संसाधन ना सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, तो उनको हमें जितना ज्यादा बचाव करें वही फायदा है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं आपको, कोयला है, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सीमित संसाधन है सारे के सारे। क्या एक ना एक दिन खत्म नहीं होंगे जरूर। तो इनकी जगह हमें ऐसे संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जो
इनको हम बचा के रख सकते हैं, या इन्हीं संसाधनों का उपयोग इस हिसाब से करें कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखें, तो उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो देखो सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, बिना नुकसान पहुंचाए, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें। यही बात है, मैंने कहा कि विकास को इस प्रकार से करना चाहिए, अपने संसाधनों का विकास, इस संसाधनों का प्रकार, इस संसाधनों का जो इस्तेमाल इस प्रकार से करना चाहिए कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर वर्तमान में अपना विकास करे मानव, उसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। अगला देखो, हम बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन हुआ था एक, फर्स्ट अर्थ समिट कहां हुआ था, याद रखना ये ब्राजील में हुआ था। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है ब्राजील, ध्यान रखना। इस ब्राजील में एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, ये 5 जून को हुआ था लगभग से, याद रखना 5 जून 1992 को पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहां पर? पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। आपको बता देता हूं मैं, अफ्रीका इस प्रकार से, यहां पर रियो डी जेनेरो है, ध्यान रखना। ये साउथ अमेरिका है, यहाँ रियो डी जेनेरो है, ब्राजील के अंतर्गत है, ध्यान रखना। देखो पृथ्वी प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, जून में। कहां हुआ था? रियो डी जेनेरो। कहां है ये समिट? कहां हुई थी समिट? ब्राजील के अंतर्गत हुई थी। इसमें कितने देश? 100 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिए, यानी किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित हुए थे, ध्यान रखना। देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसका पृथ्वी सम्मेलन का? विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, पहला ध्यान रखना, पर्यावरण में संरक्षण और सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढने के लिए किया गया था। मतलब क्या है इसका कि पृथ्वी सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है उनको, पर्यावरणीय समस्याओं का संरक्षण करना, इसके साथ सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। यानी हम अपना सामाजिक और आर्थिक विकास पूरी दुनिया किस प्रकार से करें, यानी संसाधनों का हम क्या करना, नियोजित करके या संसाधनों को ध्यान में रखकर उपयोग करना, इस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक विकास करना। देखो इसमें 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई थी, ध्यान रखना। एजेंडा 21 की क्या की गई थी? स्वीकृति प्रदान की गई थी, ध्यान रखना। संसाधन कुछ लोगों के हाथों, देखो इसका मतलब क्या है? एजेंडा 21 क्या है? ये एक घोषणा, ये क्या है? घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर, वापस सुनना मेरी बात, एजेंडा 21 क्या है? हम इसी की बात करते हैं। 21वीं सदी के बाद सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान किसने की थी, उसकी बात कर रहे हैं। सतत पोषणीय विकास मैंने पहले कह दिए थे, वर्तमान पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी में जो हम अपना क्या करें, विकास कर रहे हैं, तो वो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख के करना चाहिए। तो देखो इसका मतलब क्या होता है? एजेंडा 21, एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र है, एक घोषणा है जो इसमें कार्य सूची में 21 कुछ बातें हैं, जिसे 1992 में या 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में, ध्यान रखना, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास संगठन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी, ये ध्यान रखना। UNCED, ध्यान रखना। कौन, क्या, वापस देखना ना, एक घोषणा पत्र है जो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और संरक्षण के संगठन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा इसको क्या प्रदान की गई थी? स्वीकृति प्रदान की गई थी, ध्यान रखना। अब देखो एजेंडा 21 है क्या, इसके बारे में बातचीत करते हैं। एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है? एजेंडा के उद्देश्य क्या है? भूमंडलीय, यानी संपूर्ण पृथ्वी की भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसके उद्देश्य की बात कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? सतत पोषणीय विकास हासिल करना, भूमंडल सतत पोषणीय, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं शामिल जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटान है।
एजेंडा 21 में विश्व को एक विश्व में जितने भी प्रकार की जो समस्या है एजेंडा 21 में जो दे रखी है उसके आधार पर कार्य करने की बात की है। अब देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, प्रत्येक स्थानीय निकाय, विश्व के प्रत्येक स्थानीय निकाय में अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना। इसका मतलब क्या है, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विश्व के जितने भी स्थानीय निकाय है वो अपना खुद का एजेंडा 21 यानी एक घोषणा पत्र तैयार करना स्थानीय स्तर पर, जिससे ना धरातल पर काम हो सके अच्छे से। तो ये ध्यान रखना। अब देखो अगला टॉपिक है संसाधन नियोजन। देखो नियोजन क्या होता है मैं आपको बताता हूं ना, सुनना। देखो नियोजन की बात करते हैं। नियोजन, इसको इंग्लिश में प्लानिंग कहा जाता है। नियोजन क्या होता है, हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी क्या बनाई जाती है, एक योजना या एक कार्यसूची प्लानिंग बनाते हैं कि हमें कोई भी कार्य करना है। जैसे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या 10th क्लास 12th क्लास जिसमें पढ़ रहे हो, तो हम एक साल का पहले से ही कर लेते हैं कि मुझे इस पूरे साल में इस प्रकार से पढ़ना है, तो उस हिसाब से जाकर मेरा गोल अचीव हो सकता है आसानी से। तो उसी हिसाब से नियोजन प्लानिंग करना। देखो आप इस सोचो, भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार का एक आयोग है जिसका नाम है योजना आयोग, योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। देखो योजना आयोग क्या करता है, योजना बनाता है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, इसीलिए तो पंचवर्षीय योजना कहलाती है। और पंचवर्षीय योजना उसको लागू कौन करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो भारत सरकार पहले 5 साल के लिए योजना बनाती है, तो वही नियोजन है, ध्यान रखना। नियोजन करना यानी प्लानिंग बनाना क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना, यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना नियोजन है। जिसे मैं बताऊं आपको, भारत में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके पास खूब सारे संसाधन है। जिसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं आपको, झारखंड में आपको पता है छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार में खूब सारे संसाधन है। भारत का इसको खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अब देखो छोटा नागपुर के पठार के पास खूब सारे संसाधन है, लेकिन याद रखना उसी झारखंड में जल की समस्या भी है, बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक और पर्यावरणीय समस्या भी है। तो किसी क्षेत्र में संसाधन तो है, लेकिन इसके अलावा वहां पर उसको ढंग से नियोजित नहीं किया गया है। तो अब देखो हम बात करते हैं, उदाहरण दे रखा है, जैसे भारत के कई राज्यों में प्रचुर मात्रा में खनिज तो है, लेकिन अन्य संसाधन जैसे जल का अभाव है। झारखंड में खनिजों के प्रचुर मात्रा में भंडार है, लेकिन बहुत सी सुविधाओं का अभाव है, जैसे जल। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, मेघालय का नाम सुन रखा है, अपना मेघालय की स्टेट है। मेघालय में खूब सारे जल संसाधन है। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन वहां पर क्या है, खनिज संसाधन नहीं है। तो इसी प्रकार से वहां पर खनिज नहीं होने की वजह से वहां पर आपको पता है उनको नियोजित करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है इसको कि संसाधनों का नियोजन करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो भारत में संसाधनों का नियोजन इसीलिए भी जरूरी है कि जैसे मान लो अपने राजस्थान में खूब सारे ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा जैसे मैं कह सकता हूँ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के विशाल भंडार है, याद रखना इस चीज को। इसी संसाधनों की वजह से आपको पता है अमीर और गरीब की खाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब देखो हम बात करेंगे भारत में नियोजन। देखो बात करते हैं भारत में नियोजन की। भारत में नियोजन कि भारत में प्लानिंग, तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारत में नियोजन। देखो हम भारत में नियोजन की बात करें तो पहली बात याद रखना, पूरे देश, जैसे मैं कह रहा हूं उनको नोट डाउन भी करते जाना, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों आपको पता है भारत में 28 राज्य, इसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेशों, विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना, तालिका बनाने के बाद उसको देखो मानचित्र बनाना उसका उस हिसाब से। तो पहला बिंदु याद रखना, पूरे देश में हमारे पास जो विभिन्न प्रदेश है उन विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों का वर्गीकरण कर उसकी तालिका बनाना। जैसे मैं बताऊं आपको उदाहरण के तौर पर,
जैसे उदाहरण के तौर पर ये अपना भारत है, ये अपना भारत है। देखो अब हमें सर्वेक्षण विभाग है मालिना, उन्होंने कह दिया कि राजस्थान के थार के मरुस्थल में बहुत सारे किसके भंडार पाए जाते हैं, पेट्रोल के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। यहाँ पर खूब सारे क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। तो इन खनिजों का सबसे पहले हमें क्या बना लेना चाहिए, इसका मैप बना लेना चाहिए। ध्यान रखना, क्या बना लेना चाहिए, इसका मैप। मैप के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि भारत के कौन से क्षेत्र में, उनका पहले सर्वे कर ले, सर्वे के बाद मैप कर लेना कि कितना भंडार, इसमें कितनी क्वालिटी कितनी क्वांटिटी पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना इसमें पहला। दूसरा याद रखना, इसके लिए उपयुक्त, देखो दूसरी बात करते हैं, उपयुक्त, इसके लिए उपयुक्त कौशल, तकनीक व संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन या नियोजित ढांचा तैयार करना। ध्यान रखना, ढांचा तैयार करना। देखो तीन शब्द है, कौशल, तकनीक और संस्थागत। इसका तात्पर्य क्या होता है, ढंग से सुनना है इन तीनों शब्दों को, इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। देखो मैंने यहां भी लिख रखे हैं, नियोजन, सबसे पहले तकनीक, इसके अलावा कौशल, इसके अलावा संस्थागत। तकनीक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। अगर हमें संसाधनों का नियोजन करके उसको उपयोग करना है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, तकनीक। इसके साथ में क्या होना चाहिए, कौशल। अपने पास स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, स्किल का विकास होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लेना मैं भी टीचिंग करवा रहा हूँ, तो मेरे पास बीएड करके रखी है, मैंने प्रशिक्षण लिया इसके लिए। इसके अलावा कोई इंजीनियर है तो उसने अपना कौशल डेवलपमेंट किया। इसके अलावा कोई टेलर है तो उसने कपड़ा बनाते वक्त आपके पास, उसके पास भी स्किल है। इसी प्रकार उसके साथ एक क्या होनी चाहिए, संस्था होनी चाहिए। जैसे मैं बताऊं आपको, भारत में है शेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ये क्या है, भारत में जितनी, एक संस्था है, क्या है, संस्था है। अब भारत में जितना भी लोहा इस्पात है उसकी एक क्या है, संस्था। इसके पास तकनीकी और कौशल है और भारत में क्या करती है, इस्पात का निर्माण करती है। ये ध्यान रखना। अब अगली बात देखो, सुनना, दूसरी होगी। तीसरा सुनना, तीसरा है संसाधन नियोजन और विकास के बीच में सही तालमेल बैठना होना चाहिए। ध्यान रखना, संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच में सही से क्या बैठना चाहिए, तालमेल बैठना चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं तीसरा पॉइंट, इसको भी नोट कर लेना आप। संसाधन नियोजन और विकास के बीच सही तालमेल बैठाना। उसके बाद अगले वीडियो में बातें करेंगे हम नेक्स्ट में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।